घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा। दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ मतदान, आप और बीजेपी में कांटे की टक्कर। 10 फरवरी को होगा नतीजों का ऐलान। बड़ा सवाल, दिल्ली में किसकी बनेगी सरकार। बिहार में सियासी घमासान, नीतीश और मांझी में खिंची तलवार। बड़ा सवाल, किसकी होगी जीत, किसकी हार। सबसे पहले बात करते हैं बिहार में सियासी घमासान को लेकर। नीतीश कुमार आज आखिरकार जिस बात को लगातार चाहते थे कि किसी तरह से वो बिहार की सत्ता अपने हाथ में ले ले, वो उस काम करने को लेकर आज बिल्कुल सबके सामने आ गए। जेडीयू के विधायक दल की बैठक हुई, बैठक में उन्हें नेता चुना गया, लेकिन जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बने हुए। जीतन राम मांझी भी लड़के शहीद होना चाहते हैं, वो सिर्फ बिल्कुल घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं है। नीतीश कुमार जरूर सोच रहे होंगे कि उन्होंने जो सियासी चाल चली थी, उस चाल का उन्हें खामियाजा कितना ज्यादा भुगतना पड़ा। आखिर उनकी ये चाल क्यों नहीं हुई कामयाब, ये भी एक सवाल है। लेकिन आगे क्या वो कामयाब हो जाएंगे? जो स्थिति बनी हुई है, जो संवैधानिक स्थिति है, उस पर भी हम कोशिश करेंगे कि हमारे साथ जो संविधान के विशेषज्ञ हो उनसे हम राय लेने का कोशिश करेंगे। लेकिन हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में हैं वरिष्ठ पत्रकार उपेंद्र प्रसाद जी हैं, विपिन धर्मानी जी हैं, पुष्पन कुलश्रेष्ठ हैं और जेडीयू के नेता हैं मिथिलेश कुमार जी। इससे पहले कि हम अपने पत्रकार मित्रों से पूछे, सबसे पहले मिथिलेश जी, जो कुछ बिहार में हुआ था ये तो होना ही था, इसमें और कोई स्थिति आपको लगता है कि ऐसी स्थिति बनेगी जिसमें नीतीश कुमार की फिर से किरकिरी होगी? नहीं, अब तो जो भी मामला सामने आई है तो अब स्पष्ट हो गया है कि जीतन राम मांझी जी ओपन फायर में आ गए हैं। अब सरकार के उत्तरदायित्व से खास करके जेडीयू जो है, जो मांझी जी को कंधे पर दिया गया था, वो भार जो है अब उनके साथ चल करके अब ये निर्वहन नहीं की जा सकती है। दूसरी बात है कि अब जो स्थिति है, साफ दो फाड़ नज़र आ रहा है और उसमें बहुमत का मामला आई है और बहुमत में स्पष्ट हो रहा है कि केसी त्यागी जी हमारे प्रवक्ता जो हैं, वो उन्होंने कहा कि 130 विधायक का समर्थन मेरे पास है। 111 में से 130 का है विधायक का, एमएलसी का भी वो जोड़ है। नहीं, हमारे गठबंधन जी के साथ भी हमारे राष्ट्रीय जनता दल का कुछ विधायक हैं। आप ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे? हाँ, तो एकदम कि साफ सुथरा फिगर सामने आ रही है। साफ सुथरा फिगर है, मुख्यमंत्री बन जाएंगे उपेंद्र जी? कामयाबी मिलेगी? अभी संवैधानिक बहुत सारी अड़चने हैं जिनको नीतीश कुमार को पार करना होगा। देखिए, अभी बहुत सारी अड़चने हैं। एक सबसे बड़ा अड़चन तो खुद जीतन राम मांझी है, जो अभी तक हटे नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री तो तब बनेंगे जब मुख्यमंत्री की कोई वैकेंसी होगी। ये अभी कोई वैकेंसी ही नहीं है, और वो कैसे वो हटते हैं, कैसे हटाए जाते हैं, वह देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि 20 तारीख को विधानसभा का सत्र बुलाया गया है पहले ही से, और अभी है जो कि कैबिनेट की मीटिंग में इन्होंने विधानसभा भंग करने की सिफारिश की। तो विधानसभा का सत्र है 20 तारीख को, विधानसभा भंग करने की सिफारिश का प्रस्ताव लाया गया है, अभी राज्यपाल को शायद नहीं भेजा गया है। अब वो राज्यपाल को भेजेंगे या न भेजेंगे, ये भी निर्णय मांझी जी ही करेंगे, अपनी राजनीति को देख कर करेंगे। फिर ये चर्चा हो रही है कि ये जो नीतीश समर्थक मंत्री हैं उनको बर्खास्त करेंगे और नए मंत्रियों को बनाएंगे। ये 36 मंत्री का शपथ ग्रहण करवा सकते हैं, और ये जनता दल के लोगों से ही करवाना होगा। तो ये जो दावा कर रहे हैं प्रवक्ता जदयू के, वो दावा भी कमज़ोर कर सकते हैं। अगर 36 लोगों को इन्होंने बना दिया, मंत्री बना दिया, तो 36 तो इनके साथ आ जाएंगे। तो इसलिए अभी बहुत ही बाधाएं हैं, कम से कम 7-8 बाधाओं को पार करना पड़ेगा। उसमें 4-5 बाधा तो मांझी जी खुद डालेंगे। अभी गेंद जो है वो गवर्नर और मुख्यमंत्री के पाले में है। अभी गेंद जो है इसमें गवर्नर और स्पीकर, दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। स्पीकर के तो जब फ्लोर पे जाएंगे, स्पीकर के पास पहले भी जा सकते हैं ये लोग। तो बड़ा रोल है। जैसे कि जनता दल यू है, जनता दल यू के अध्यक्ष शरद यादव जी हैं जी। अगर शरद यादव जी कुछ विधायकों के खिलाफ लिखकर भेजते हैं जी कि ये इन्होंने पार्टी का अनुशासन भंग किया है जी, इनको पार्टी से निकाल दिया जाए, यानी निकाल दिया गया है, इनको आप ये कर दीजिए,
अनअटैच्ड कर दीजिए, नंबर 1। दूसरा बोलेंगे कि ये पार्टी से डिफेक्ट कर गए हैं, इनकी सदस्यता खारिज कर दीजिए। तो ये इस मामले में जहाँ तक स्पीकर की बात है तो ये एडवांटेजियस पोजीशन में है नीतीश कुमार, क्योंकि वो जनता दल यू से ही स्पीकर बने हुए हैं। तो ये स्पीकर क्या करते हैं, फिर गवर्नर क्या करते हैं। तो स्पीकर, गवर्नर, जीतन राम मांझी, ये 3 जगह पे है, 3 जगह है मामला है, और इस तीनों को वेध करके, इसमें से गवर्नर और जीतन राम मांझी, हाँ, ये जो भूमिका है, स्पीकर की जो भूमिका है, तो स्पीकर की भूमिका शायद नीतीश के पक्ष में हो सकती है, लेकिन ये दोनों की जो भूमिका है, असली बाधा ये दोनों की तरफ से ये खड़ी की जा रही है। तो उसको ये कैसे करेंगे? तो नीतीश के लिए ये आसान नहीं है, ये राह उन्होंने चुना है, हालांकि उनके पास कोई विकल्प नहीं था। ये स्थिति तब आती है जिस तरह से चीजें पटना में हुई हैं और जो कुछ हो रहा है। जीतन राम मांझी आ गए, दिल्ली आ गए हैं, यहाँ दिल्ली में बीजेपी के भी नेता यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ नीति आयोग की बैठक भी होनी है। गवर्नर 9 तारीख को जो खबर है, 9 तारीख को पटना गवर्नर राज्यपाल पहुंचेंगे। तो कुल मिला के अभी जो ये सियासी ड्रामा है, इसका बहुत जल्द इसका अंत नहीं होते हुए देख रहे हैं। नहीं, अभी इसका कोई नजदीक में तो अंत नहीं है। हो सकता है यह है जी 2 सप्ताह तक और लंबा खिंच सकता है, क्योंकि इसमें भारतीय जनता पार्टी की भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। भारतीय जनता पार्टी किस तरह की राजनीति इसमें करती है और क्या, क्योंकि आज तो सुशील कुमार मोदी ने कहा था या कल कहा था कि हम नहीं चाहेंगे कि विधानसभा चुनाव के पहले कोई और मुख्यमंत्री बने, क्योंकि बार बार मुख्यमंत्री बदलना, इससे प्रशासन है जो प्रभावित होता है, कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होती है, अस्थिरता का माहौल आता है। 8 महीना पहले तो मांझी जी मुख्यमंत्री बने हैं और अब चुनाव होना है 6 महीने के बाद, तो उस बीच मुख्यमंत्री का क्यों बने। तो ये भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, लेकिन हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कोशिश करेगी कि ये जदयू का जो विभाजन है वो फॉर्मलाइज हो जाए। उसके फॉर्मलाइज हो जाने के बाद ही ये कुछ कहेगी कि अभी विधानसभा भंग करके चुनाव करवाओ। एक कह सकती है कि नहीं, अभी इनको रहने दो, हम बाहर से सपोर्ट करेंगे या जैसे सपोर्ट करेंगे। तो अभी ये स्थिति बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन एक ही चीज़ स्पष्ट है कि नीतीश कुमार के लिए स्थिति बहुत ही प्रतिकूल है, और हमें लगता है कि दोबारा मुख्यमंत्री बनना इस विधानसभा के कार्यकाल में उनके लिए लगभग असंभव है। लेकिन ये स्थिति है कुल मिलाकर के। पुष्पेंद्र, बिहार में जो कुछ घटनाएं आप देख रहे हैं, जो राजनीतिक घटनाएं हैं, उन घटनाओं में 2 पक्ष है। एक पक्ष है जो नीतीश कुमार की जो ये आखिरी उनके पास जो विकल्प था उसको उन्होंने इस्तेमाल किया है कि उन्होंने विधायकों को बुला करके, वो खुद निर्वाचित हुए हैं, और उनके साथ आरजेडी और कांग्रेस के और सीपीआई के विधायकों का उन्हें समर्थन हासिल हुआ है। कुल मिलाकर के तो ये देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार यहाँ तक तो ठीक है, आगे जो स्थिति होनी है उसमें खास करके आपको दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं और अन्य नेता भी। चुनौतियां जो है नीतीश कुमार के लिए यहां से शुरू होती है, यहां पे वो खत्म होता है जो चुनौतियां थी उनके सियासी। देखिए, मुझे लगता है कि जो भी कानूनी सेटअप है, संवैधानिक सेटअप है, अगर उसमें नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन भी जाते हैं तो मुझे लगता है कि उनका मुख्यमंत्री दोबारा से चुनना, और मुख्यमंत्री बनने के लिए जिस तरीके का खेल हुआ कि एक महादलित को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था, अपना सामना करने के लिए, बचाने के लिए कि लोकसभा की हार से उन्होंने बड़ा हाई मॉरल ग्राउंड लिया और एक आदमी को मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन धीरे धीरे उनको ये समझ में आ गया कि जीतन राम मांझी जो हैं वो मनमोहन सिंह की तरह नहीं होंगे, लिहाजा ये जो मूव है उनका, मुझे लगता है वो मुख्यमंत्री बने या ना बने, लेकिन नीतीश कुमार की राजनीतिक ओबेचरी यहां से शुरू होने वाली है। अभी तक जो भी कुछ हुआ है वो हो सकता है मुख्यमंत्री भी बन जाए, लेकिन 8 महीने के इस सफर में भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि वो, चाहे जीतन राम मांझी को खुल के समर्थन देने की बात हो या जीतन राम मांझी बीजेपी में आ जाए, वो ये कभी नहीं चाहेगी कि ये मैसेज जाए कि ये जो सरकार है इसके गिराने, अस्थिर करने में भारतीय जनता पार्टी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। वो चाहेगी कि ये खेल जितना लंबा है, ये जितना आपस में एक दूसरे पर कीचड़ उछालेंगे, उतना ही उसको फायदा है। भारतीय जनता पार्टी दूर खड़े होकर खेल देखेगी, लेकिन इस सबसे बड़े खेल में न जीतन राम मांझी लूजर हैं, न शरद यादव लूजर हैं, न केसी त्यागी लूजर हैं। अगर सबसे बड़ा कोई लूजर है तो वो नीतीश कुमार है। एक बहुत अच्छा मिथिलेश जी, आपसे सवाल पूछेंगे ये, क्योंकि ये सवाल जो आए हैं हमारे किसी दर्शक ने हमें भेजा है कि मझधार में नाव डूबे तो मांझी पार लगाए, मांझी जो नाव डुबाए तो कौन पार लगाए।
देखिए, मझधार की बात है, मांझी को लाया गया था मझधार के पार कर उतारने के लिए, लेकिन मांझी जी भी कहीं न कहीं जो है वो जो थपेड़ होता है, जो तूफान का या जो पानी का जो थपेड़ होता है, उस थपेड़ के बहाव में वो बहते चले जा रहे हैं। सवाल उठता है, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। आज भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में आकर के इस सारा जो है वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार उनका सियासी चीड़हरण कर रहे हैं। नहीं, वो तो देखिए, जेडीयू के कई नेता शरद यादव और तिकेशी त्यागी पर उन्होंने आरोप लगाया कि आप उनका चीड़हरण कर रहे हैं नीतीश कुमार क्योंकि वो दलित हैं। नीतीश कुमार जी ने महादलित, एक ऐसा दलित जो समाज के लास्ट सिरे पर बैठा हुआ था, खड़ा था, उसको उठा करके और ऊपर लाने का क्या इसी दिन के लिए? वही तो क्या पूछ रहे हो? के लिए नहीं, लेकिन अरे भाई बन जाने के बाद आप सुन लीजिए, पुष्पेंद्र जी, ये आप दलित समर्थन वाला काम कर रहे हैं, दलित विरोधी वाला कहानी लिख रहे हैं। आप ये बताइए कि मांझी ने पिछले 2 महीने 3 महीने से क्या एंटी पार्टी, क्या विकास का काम नहीं किया? आप किस वजह से हटा रहे हैं ये बताइए। आप नीतीश कुमार की इच्छा और अनिच्छा की बात मत कीजिए कि आपने नीचे से उठा के बनाया, बड़ा एहसान किया महादलित के ऊपर, अब वो आपके काबू में नहीं रहा और आपकी भाषा नहीं बोल रहा। तो आप यह बताइए कि मांझी ने इतने दिन के कार्यकाल में कौन सा ऐसा कार्य है जो विकास के कार्यों में वादा पहनाई? आप इसलिए नहीं हटा रहे हैं कि वो इनकॉम्पिटेंट है, इसलिए हटा रहे हैं कि वो आपके यशमैन नहीं है। नहीं, आप देखिए जो उनका कार्यशैली थी, नहीं क्या थी वो कार्यशैली जो है, एग्जाम्पल दीजिए, क्या कार्यशैली थी, क्या उन्होंने ऐसा काम किया? आज जैसे जी अफसरों की ट्रांसफर जो जिस टाइप से उन्होंने, तो मुख्यमंत्री है, अगर ऑफिसर का ट्रांसफर करेंगे तो आप उनको मुख्यमंत्री पद से हटा देंगे और दलित समर्थक है। आज जो है और भी जो मिथिलेश जी वो सरकार नीतीश कुमार के हिसाब से चलाएंगे। आप ये बताएं, उन्होंने सरकार चलाने में क्या गलती टाइप से, खास करके पार्टी की लाइन से हट कर, पार्टी की लाइन है, सरकार पार्टी की लाइन कौन सी थी जिसका विरोध उन्होंने किया? दुर्भाग्यपूर्ण है। आप ये बताएं कि पार्टी में रहकर के पार्टी के जो है मिथिलेश जी पार्टी के किस लाइन से अलग होके वार्तालाप शुरू करें, किस तरह से आप उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? सरकार चलाए तो आप कहते हैं एजेंडे पे चला रहा है, सरकार नहीं चला रहा। सरकार सबकी होती है, पार्टी की नहीं होती। सरकार और पार्टी में फर्क समझिए। आप अपनी पार्टी का चंपक बैठाना चाहते थे, आप अपनी पार्टी की सरकार पूरे बिहार की है, वो मुख्यमंत्री पूरे बिहार के, आप उसे अपनी पार्टी का मान रहे हैं। आप जो है इन बातों पे कोई ये नहीं है, लेकिन आप ये बात समझिए कि उनका जो लाइन था, अरे भाई आपसे पूछा जा रहा है, चलिए मिथिलेश जी, आप बता नहीं पा रहे। पुष्पेंद्र जी, धर्मानी जी, जो कुछ इस वक्त हो रहा है, एक ऑनलूकर की तरह बाहर से देख रहे हैं, किस तरह से नजर आ रहा है? देखिए, मुझे लगता है अभी आप जो बात कर रहे थे, इसमें कोई शक नहीं कि जो हालात इस समय हैं, इसमें सबसे ज्यादा अहम रोल स्पीकर का होने वाला है। और गवर्नर जो हैं, राज्यपाल, उनका रोल बाद में आएगा। मुझे लगता है कि इस सिनेरियो में आने वाले समय में पहले गवर्नर का होगा, फिर स्पीकर का होगा, या पहले स्पीकर का कहेगा मैं तो फ्लोर जिसका भी अभी भूमिका, मैं कुछ और कह रहा हूं। मेरा यह कहना है कि अगर मांझी जी के साथ जो उन्होंने रिवोल्ट किया है, उनके साथ 28 से 30 एमएलए जेडीयू के हैं, तो नीतीश जी किसी भी हालत में, जो अभी उपेंद्र भाई ने कहा, किसी भी हालत में सत्ता में नहीं आ सकते हैं। और 28 मंत्री बनाना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे वो रिशफल की बात कर रहे हैं। 36 मंत्री बना सकते हैं। 36 मंत्री वो बना सकते हैं, और 36 मंत्री बनाने के बाद वो बीजेपी का समर्थन लेके बड़े कंफर्टेबली सरकार जो 2-4-5 महीने बचे हैं उसमें चला सकते हैं। क्या वो बीजेपी अफोर्ड कर सकती है? नहीं, ये प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये सवाल ये भी है, सियासी तौर ये चुनाव होने वाले हैं बिहार में। जो मोदी जी ने कहा कि हम ऐसा कुछ करेंगे। आज आप देखिए, उनका ये कहना है कि महादलित की सरकार जिस प्रकार उसके साथ अन्याय हो रहा है, उसको हम समर्थन करेंगे। उनका जो नेता है जिसने ये प्रस्ताव दिया है, उन्होंने कहा हम बीजेपी से समर्थन लेंगे। एक विकल्प ये भी है, लेकिन इस विकल्प में भी काफी अभी अड़चने हैं। अगर एक मुख्यमंत्री, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक हमें लेना पड़ेगा, हम जल्द वापस लौटते हैं।
हम चर्चा कर रहे हैं बिहार में सियासी घमासान और राजनीतिक संकट को लेकर कि इस वक्त नीतीश कुमार को जेडीयू दल के नेता के रूप में चुना गया है और दूसरी तरफ जीतन राम मांझी ने इस्तीफा नहीं दिया है। गवर्नर 9 तारीख को जो खबर है कि वो पटना पहुंचेंगे और जीतन राम मांझी दिल्ली पहुंच रहे हैं नीति आयोग की बैठक के लिए। कुल मिलाकर के कैसे मुख्यमंत्री बनेंगे नीतीश कुमार, ये एक सवाल है। और किस तरह से अगर विदाई होती है जीतन राम मांझी की तो किस तरह से विदाई होगी उनकी, और अगर नहीं होती है तो उसका असर क्या होगा, क्या नेक्स्ट कोर्स ऑफ जो एक्शन कहते हैं पॉलिटिक्स में बिहार में, किस तरह की सियासत वहां पर शुरुआत होगी। और ये तो सिर्फ घटनाक्रम है जिसके बारे में चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन इसके आगे जो सियासत है कुल मिला के बिहार की सियासत में यहां से कितना बदलाव हो सकता है। उपेंद्र जी, एक बार आपसे शुरुआत करते हैं कि ये घटनाक्रम को मैं एक बार जरा इसमें बोलना चाह रहा था। मैंने जैसे भी आपने मेरे बीच में बात काट दी जी कि जो इस समय विधानसभा का वहां पर सीन है उसमें जो स्ट्रेंथ है, जैसे मैंने आपको कहा कि केवल मांझी जी को 36 लोगों की आवश्यकता है, 34 लोगों की, 36 में नहीं 34 लोगों की। अगर तो मांझी जी को आवश्यकता है कि अपने पार्टी में डिफेक्शन को एंटी डिफेक्शन जो उनके ऊपर लागू होता है उससे भी बचना जरूरी है। उससे बचने की बात बाद में आएगी। अगर उनके साथ 34 लोग खड़े हैं उनकी पार्टी के, अगर खड़े हैं, वो स्थिति नहीं है, मैं वही कह रहा हूं। और जो आपने आगे बात कही और जैसे उपेंद्र भाई बता रहे हैं कि 36 विधायक जो हैं वो उनको मंत्री के रूप में वो दिलवा सकते हैं, क्योंकि आज अभी भी वो मुख्यमंत्री हैं। और इसमें सबसे पहला अहम रोल गवर्नर का होगा कि वो उनको कैसे एंटरटेन करते हैं। अगर वो 36 विधायकों को अपने साथ जोड़ लेते हैं तो आप ये मान के चलिए कि फ्लोर ऑफ द हाउस पे वो अपना बहुमत सिद्ध कर पाएंगे और उसके बाद 6 माह तक उनको कोई नहीं हिला सकता, चाहे वो एंटी डिफेक्शन ला लाए या कुछ मर्जी लाए। और विधानसभा के चुनाव इसी दौरान आने वाले हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मांझी इतना कच्ची विकेट पर इस ढंग से रिवोल्ट करेंगे। जी भूपेन जी, ये धर्मानी साहब सही बोल रहे हैं कि ये भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है उसके अनुसार गवर्नर है जो खुद निर्णय नहीं ले सकते। बम्बई केस में एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि अगर किसी मुख्यमंत्री का बहुमत संदिग्ध हो जाए तो गवर्नर उन्हें विधानसभा का बहुमत हासिल करने के लिए कहे। मतलब कि गवर्नर अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि कहेंगे कि आपके बहुमत पर संदेह लोग व्यक्त कर रहे हैं और हमको भी संदेह है शायद, इसलिए आप विधानसभा में कीजिए, अपने बहुमत को साबित कीजिए। तो अभी एक विधानसभा का सत्र का दिन तय हो चुका है 20 तारीख, तो प्रीपोन करने के लिए भी नहीं कह सकते, लेकिन नहीं कहेंगे आमतौर पर कि जब हो गया तो उसी दिन आप कर दीजिए। अब है कि एंटी डिफेक्शन एक्ट है, जब व्हिप का उल्लंघन करता है कोई विधायक तब लागू होता है। उसके पहले स्पीकर है जो किसी की सदस्यता नहीं समाप्त कर सकते। अगर उसने घोषणा कर दी हो कि हमने पार्टी छोड़ दी है तब तो शायद कर सकते हैं, उनका व्हिप कह देगा कि जी इन्होंने पार्टी छोड़ दिया है, इनका सदस्यता खत्म करो। लेकिन व्हिप का उल्लंघन करेगा तब जबकि विधानसभा की बैठक होगी, जब विश्वास मत पेश करेंगे मांझी जी और पार्टी का व्हिप कहेगा इन विधायकों को, सभी विधायकों को कि इनके खिलाफ वोट डालो। 36 लोगों ने अगर उनके पक्ष में वोट डाला तो सरकार तो बच गई, और डालने के बाद फिर व्हिप कहेगा कि इन्होंने उल्लंघन किया है व्हिप का, इनकी सदस्यता खत्म करो। तब स्पीकर है जो उन 36 लोगों की इंक्लूडिंग जीतन राम मांझी सदस्यता खत्म कर देते हैं, और वो सदस्यता उनकी खत्म भी हो जाती है उसके बाद तो विधानसभा के सत्र में नहीं बैठेंगे, लेकिन वो मंत्री बने रहेंगे और मुख्यमंत्री भी बने रह सकते हैं, क्योंकि 6 महीने तक कोई व्यक्ति है जो बिना विधानसभा का पद में रहे हुए मंत्री बन सकता है, मुख्यमंत्री भी बन सकता है। नहीं, उसमें एक और भी चीज है जी कि आप 6 महीने तक ये दोबारा ट्रस्ट ऑफ वोट नहीं ला सकते। नहीं, वो भी नहीं 6 महीने ला सकते हैं। इस समय जो कई एक ये भी है कि जो खबरें आ रही है अभी, जो तमाम तरह की बातें इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त अगर वो मंत्री बनाते हैं इतने सारे विधायकों को तो उससे जो है ये संख्या जो है, हाँ, अगर भारतीय जनता पार्टी ने सपोर्ट कर दिया विश्वास मत को जी, वो तो तब जबकि ये इनके पास उतनी संख्या होगी। अगर 36 को मंत्री बनाए हुए रहेंगे तो वो तो सपोर्टर होंगे ही ना, तो सपोर्टर हो जाएगा, वेस्टेड इंटरेस्ट हो जाएगा जी। वो 36 लोग तो आप देख रहे हैं कि इस तरह की सियासत, जनता दल का इस तरह की अगर सियासत होती है तो वहां पे कुल मिलाकर के किसको फायदा किसको नुकसान होगा।
जो स्थिति है। अभी इसमें जो जीतन राम मांझी बोल रहे थे कि वे हमारे पास कुछ खोने के लिए नहीं है। कल सहरसा में उनका भाषण हो रहा था, मैं सुन रहा था जी। वो बोल रहे थे कि भाई तो 15 अगस्त को झंडा फहराया और 26 जनवरी को भी हमने झंडा फहराया। बिहार के इतिहास में ये पहली घटना थी कि किसी मुख्यमंत्री ने 26 जनवरी को झंडा फहराया है। 15 अगस्त को मैं फिर फहराऊंगा। तो इसलिए हम चले भी जाएंगे मुख्यमंत्री पद से, तो हमको खोने के लिए कुछ नहीं है, हमें कोई संकोच नहीं है, हमें कोई दुख नहीं है। तो ये सही बात है कि मांझी जी के पास अब इस समय खोने के लिए कुछ नहीं है जी। पाने के लिए अगले 6 महीने का तक कार्यकाल है और खोने के लिए कुछ नहीं। वो चले भी जाते हैं तो कोई गम नहीं होगा, वो कोई लूज नहीं करने वाले हैं। वो एक योद्धा के रूप में उन्होंने अपना एक ऐसा स्टेचर बना लिया है बिहार की राजनीति में, जिसको लोग आने वाले समय में दशकों तक याद रखेंगे। वो बिहार के दलितों में हमें लगता है बाबू जगजीवन राम के बाद सबसे टावरिंग लीडर के रूप में इमर्ज कर चुके हैं पिछले एक सप्ताह में। रामविलास पासवान हो गए, राम सुंदर दास हो गए, भोला पासवान शास्त्री हो गए, 2 भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं। आप ये कह रहे हैं कि वहां यहां से एक बिहार में एक नई सियासी समीकरण की शुरुआत हो सकती है जिसमें दलितों की भूमिका सियासत में अहम हो जाएगी। दलितों की भूमिका तो हम पहले भी रही है। नहीं, दलित नेता की, एक दलित नेता की भूमिका के रूप में हाँ, दलितों का जो इंपॉर्टेंस तो बढ़ जाएगा, लेकिन ये नहीं कहेगा कि कोई डिवाइसिव पॉलिटिक्स हो पाएगी। डिवाइसिव पॉलिटिक्स नीतीश कुमार के लिए अभी तक नीतीश कुमार ने पासवान को हटा के महादलित बनाया था। दलितों में उन्होंने पासवान को हटाया था और महादलित को उन्होंने क्रिएट किया था। लेकिन जीतन राम मांझी का जो भी समर्थन मिल रहा है बिहार में, वो सभी का, दलितों का ही मिल रहा है और महादलितों का ही मिल रहा है। तो दोनों का मिल रहा है, दोनों का मिल रहा है। ऐसी बात नहीं है। मेरी तो ज्यादा लोगों से बात हो रही है जो दलित हैं, और पटना में जो लोग डिमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं इनके पक्ष में, उनमें ज्यादा पासवान लोग सब हैं। तो ये जो दलित और महादलित का जो डिवाइड है, इनका क्रिएट किया गया है नीतीश कुमार का। ये डिवाइड बहुत एग्जिस्ट वहां नहीं कर रहा है जी। जैसे तो कुल मिलाकर के स्थिति वहां पे सियासी किस तरह के आप इसका असर देख रहे हैं? सियासी असर तो एक होगा कि जो जमीनी स्तर पर वो जो शेड्यूल कास्ट है के लोग दलित है या महादलित हैं, उनका पॉलिटिकली वो ज्यादा असर्टिव होंगे। और विधानसभा चुनाव में वो लालू और नीतीश के लिए अगर गठबंधन के लिए एक मुश्किल, ये बहुत लालू के लिए भी बहुत मुश्किल होगी और नीतीश के लिए बहुत मुश्किल होगी। ये दोनों को शेड्यूल कास्ट वोट मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और जिधर मांझी रहेंगे या तो मांझी की तरफ जाएगा या भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से का इसमें कोई भूमिका नहीं है, कोई रोल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और इस मामले को भुनाएगी, कहेगी कि भी देखो इन लोगों ने ऐसा किया वैसा किया। इसमें भारतीय जनता पार्टी गेनर होगी क्योंकि एक संगठित पार्टी है, और दूसरा अगर उन्होंने कोई पार्टी बना ली जीतन राम मांझी ने, उनको ही फायदा होगा। या अगर जीतन राम मांझी ने भाजपा के साथ गठबंधन कर लिया तो फिर उस गठबंधन है जिसको कोई हरा नहीं सकता। ऐसा सॉलिड। कुल मिला के मिथिलेश जी, नीतीश कुमार जी की सियासत जो सियासी चाल थी उनको बहुत ज्यादा नुकसान कर गया। नहीं, नुकसान तो हुई है, इसमें तो कोई कहने की वाली बात नहीं है जी। लेकिन अब इस नुकसान की भरपाई कर पाएंगे? हाँ, भरपाई होगी। कैसे? अभी दलित विरोधी होके अभी जो ये ड्रामा चल रहा है, ड्रामा की शुरुआत किसने की? ड्रामा की शुरुआत तो नीतीश कुमार ने की। इस्तीफा देके नैतिक आधार पे फिर मुख्यमंत्री बनने के लिए तमाम घोड़े खोल दिए। ये ड्रामा का जो है बड़ा विश्वास से नीतीश जी ने उनको कार्यभार दिया था। न विश्वास विधायकों का था, नीतीश जी का होना चाहिए था। एक बहकावे में वो तो नीतीश जी को भाजपा ने ये बात के साथ सत्ता में वो तो आप कह चुके हैं, बहुत कम शब्दों में, बहुत कम शब्दों में। मिथिलेश जी, हमें ब्रेक पे जाना है, बहुत कम शब्दों में। विश्वासघात तो सबसे पहले नीतीश जी ने किया बीजेपी के साथ। विश्वासघात जो है कुछ लोगों के बहकावे में आकर के इन लोगों ने किया है। यह थोड़ी सी आज जेडीयू के हम समझते हैं कि थोड़ा संकट का भी समय है, हम इसको नकार नहीं सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आने वाला समय अच्छा होने जा रहा है। चलिए, और हम समझते हैं कि चलिए आने वाला समय अच्छा होने वाला है। एक छोटा सा हमें ब्रेक लेना पड़ेगा और आएंगे, देखते हैं दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी, अब की बार किसकी सरकार। और रिकॉर्ड वोटिंग दिल्ली में हुआ। मतदाताओं ने सवेरे से लेकर शाम तक और शाम के बाद भी लाइन में खड़े रहे और मतदान
उन्होंने किया। रिकॉर्ड वोटिंग अपने आप में कुछ संकेत है, बहुत साफ है। जिस तरह से एग्जिट पोल्स आ रहे हैं उसको देखें तो आम आदमी पार्टी की सरकार बनते हुए साफ साफ दिखा रहे तमाम एग्जिट पोल, लेकिन ये एग्जिट पोल लगातार बिल्कुल गलत भी साबित हुए हैं। और 2004 में अगर हम आपको याद दिलाए, तमाम टीवी चैनल्स, तमाम एग्जिट पोल्स के दावे थे कि इंडिया इज गोइंग टू कम बैक टू पावर, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनते नजर सबको आ रहे थे। क्या वही स्थिति है या वाकई आम आदमी पार्टी की सरकार बन सकती है? जो मतदान हुए हैं, अगर रिकॉर्ड मतदान का, सबसे पहले रिकॉर्ड मतदान का मतलब क्या है, कैसे देखा जाए इसको उपेंद्र जी? रिकॉर्ड मतदान तो इसलिए हो रहा है कि लोगों में पॉलिटिकल कॉन्शसनेस बढ़ता जा रहा है। लोगों का प्रत्येक चुनाव के साथ लोगों का राजनीतिकरण बढ़ रहा है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो गए हैं वोट देने के प्रति जी। और ये जागरूकता सभी वर्गों में आ गई है। पहले माना जाता था कि जो कामगार वर्ग है जी, वही वो भारी संख्या में वोट देता है और जो सफ़ेद पोस्ट लोग हैं वो लोग वोट देने के लिए कम जाते हैं। लेकिन अब है कि सफ़ेद पोस्ट जो लोग हैं, वाइट कॉलर फोक्स, वो लोग भी जाते हैं वोट देने के लिए जी। तो ये जो बढ़ती हुई जो जागरूकता है राजनीति के प्रति, ये उसका ये रिफ्लेक्शन है। आप इसको ऐसे नहीं देख रहे हैं कि अमूमन जहां जहां रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है, खास करके जहां भाजपा की चीजें स्टेक पे रहे, वहां संघ परिवार के लोग आके, बीजेपी के संगठन के लोग आके, एक कैडर आके मजबूती से जब वोट करता है तब भी ये हुआ है? नहीं, उसमें संघ परिवार का भी हाथ है, सही पॉलिटिकल पार्टियों का हाथ है, उसमें संघ परिवार भी है। जो भी राजनीति में सक्रिय है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहा है, तो सबका हाथ है। इलेक्शन कमीशन का हाथ है, हमारे जो चैनल्स हैं, मीडिया है, उसका हाथ है, और संघ परिवार की भी भूमिका रही है। उसके लोग भी जाते हैं, ऐसे ऐसे लोगों को अभी तो कुछ जागरूक हो रहे हैं। पहले तो घर से लोगों को निकाल के लाना पड़ता था, बहुत आरजू मिन्नत करनी पड़ती थी, नखरे सहने पड़ते थे। बहुत पहले मैं भी कभी कभी चुनाव वगैरह में लोगों को लाना आता था, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। तो किस तरह से देखा जाए इस रिकॉर्ड तोड़ मतदान को? रिकॉर्ड तोड़ मतदान यही है कि ये जो पूरे देश में जो कॉन्शसनेस बढ़ रहा है, उसी का एक कॉन्शसनेस। और क्या इसको ऐसे भी एक डिसाइसिव मैंडेट की तरफ भी हम मतदान को देखें? हाँ, इसके लिए भी ये एक ट्रेंड अगर हम देखें, अगर हाल के दिनों में हमने जितने भी ट्रेंड देखे हैं, जहां जनता को, मतदाता को सरकार बनानी होती है, अब वो चाहते हैं कि वहां एक स्थिर सरकार वो दे, और उसके लिए वो एक रिकॉर्ड भारी संख्या में आके भाग लेते हैं और एक स्थिर सरकार चाहते हैं। वो खिचड़ी वाली सरकार का संकेत अब नहीं दे रहे हैं। हाँ, वो खिचड़ी वाली सरकार से तो डरते हैं, खास करके दिल्ली में देख चुके हैं। दिल्ली में जो तो क्या इसको माना जाए जो रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है, ये किसी एक पार्टी के पक्ष में डिसाइसिव है, चाहे वो आम आदमी पार्टी के पक्ष में, देखिए, चाहे बीजेपी के वोट तो दोनों तरफ पड़ा है। वोट दोनों तरफ जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए भारी संख्या में मतदान किया, और जो आम आदमी पार्टी के समर्थक, उन्होंने आम आदमी पार्टी को जिताने के लिए भारी संख्या में समर्थन दिया, और लोग घरों से निकले हैं। तो यहाँ जो चुनाव हो रहा है, जो बाइपोलर है एक तरह से, तो बाइपोलर जो है, तो उसके कारण है कि दोनों पक्ष के लोग अपने अपने जीत को सुनिश्चित करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आए हैं। और इसमें जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, उनकी भूमिका बहुत रही है। आम आदमी पार्टी के जो वर्कर्स हैं, उनकी भूमिका है, संघ की भूमिका है, भाजपा के वर्कर हैं, उनकी भूमिका है, और जहाँ तहाँ जो कांग्रेस के उम्मीदवार, जो मजबूत उम्मीदवार हैं, लेकिन कांग्रेस की स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन कहीं कहीं उसके अच्छे उम्मीदवार हैं, मजबूत उम्मीदवार हैं, तो उनके कारण उनके समर्थक भी भारी संख्या में निकले हैं। तो ये जो भारी संख्या में निकल रहे हैं लोग, और एक और कारण हमें लग रहा है कि पहले जाली वोट ज़्यादा हुआ करते थे, इसलिए वोट परसेंटेज कम होता था, लेकिन अब धीरे धीरे जाली वोट है, फेक वोट है, उसको हटाया जा रहा है। बहुत पूरी सफलता तो नहीं मिली है इलेक्शन कमीशन को, लेकिन कुछ सफलता मिली है, जिसके कारण भी आप वोटिंग परसेंटेज बढ़ा हुआ देख रहे हैं। जैसे भी चर्चा थी कि 30 लाख वोटर बोगस वोटर है, 25 लाख बोगस वोटर है, उसमें बहुत सारे हटा दिए गए। अगर वो वोटर नहीं हटाए जाते तो फिर आप बोलते हैं कि 62% वोट पड़ा, पिछले बार से कम पड़ा। तो एक जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, उसका ये कारण है फेक वोटर का कम होना। जी धर्मानी साहब जी, क्या है तस्वीर, किस तरह की दिख रही है? आपने लगातार कितने परसेंट वोट आपके पास लास्ट रिकॉर्डेड है? जो अभी तक जो खबर आ रही थी वो पहले 67%, लगभग 70% के आसपास। देखिए, ऐसा है कि जो आपने बात कही, मुझे ये लगता है कि पोलिंग में जिस प्रकार पिछले कुछ सालों से इलेक्शन कमीशन ने प्रयास किया है, विशेषकर कि मतदाता बूथ तक पहुंचे, उसके लिए अवेयरनेस कैंपेन और उसकी इम्पोर्टेंस जिस प्रकार का भी चला है, उसको एक सक्सेस माना जा सकता है।
जो वोटर है उसको पोलिंग बूथ तक लाने में। जी। लेकिन ये जो यहाँ पर पोलिंग हुई है इसमें बड़ा मिक्स सा एक मुझे लगता है कारण हो सकता है, क्योंकि पिछले जैसे अभी हाल ही में जो चुनाव देखा है पिछला दिल्ली विधानसभा का, उसमें जिस प्रकार का सीन रहा है तो दिल्ली की जनता वो देख चुकी है, और जिस प्रकार की कैंपेन चली है, एग्रेसिव कैंपेनिंग जो हुई है, वो एक बहुत बड़ा कारण है मुझे लगता है ये मतदान का। तो दूसरी बात आपने कही कि बीजेपी के लोग आए हैं या क्या हुआ है, मुझे लगता है कि अगर आप इसको एक बार दूसरे ढंग से देखें कि इस बार आप के बैनर तले लगभग कांग्रेस इनडायरेक्टली या परोक्ष रूप से, बाकी सब दल चाहे वो लेफ्टिस्ट हो, सीपीआई, सीपीएम, आरजेडी, जेडीयू, एसपी, बीएसपी, सब ने उनको समर्थन देने की घोषणा की। टीएमसी, ममता बनर्जी, टीएमसी, तो उन लोगों ने सबने समर्थन, चाहे उनका यहाँ पे क्या है क्या नहीं वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत है उन सब ने बीजेपी को हराने के लिए, अब पहली बार हुआ है दिल्ली के चुनाव में, मैं ये देखता हूं जो सी चेंज है, जो कांग्रेस के खिलाफ बनता रहा है आज तक एक पूरा का पूरा विपक्ष का फ्रंट, वो बीजेपी के खिलाफ बना है। और मैं समझता हूं कि कांग्रेस की वोट परसेंटेज गिरने का सबसे बड़ा, जो एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है, सबसे बड़ा कारण यह है कि कांग्रेस ने भी कहीं ना कहीं अपने चुनिंदा नेताओं को छोड़कर अपने वोट को उधर शिफ्ट आपकी तरफ करने का प्रयास किया है, जिससे कि बीजेपी को करारी हार दी जा सके। जी, ये मेरा पुष्पेंद्र मानना है। कुल मिलाकर दिल्ली की जो तस्वीर है, किसकी बनेगी सरकार, सवाल बहुत साफ है। देखिए, जो आप जो बार बार बात कह रहे हैं कि हैवी वोट पोलिंग की बात कह रहे हैं, 70% वोट की अगर बात करें, नहीं 70 अभी नहीं है, लेकिन 67% से ज्यादा का 67 तक तो ओपन था, उसमें 1-2% भी बढ़ता है। लेकिन मुझे लगता है आपको याद होगा कि पिछली बार 2013 के अंदर 7:30-8 बजे तक लाइनें लगी रहीं, और उस वक्त जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में धुआंधार रैलियां की, और ये तमाम सब चीज के बावजूद भी ये माना जा रहा था, क्या कहते हैं, कि भारतीय जनता पार्टी बहुत कोई सरकार के पास नहीं थी, लेकिन फिर भी नंबर 1 बनी। मैं मानता हूं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को न कोई आप हरा रहा है, न कोई कांग्रेस हरा रही है, न कोई अहमद बुखारी का फतवा हरा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हरा रहा है, और यही कारण है कि जितने भी पोल हैं उसमें बहुत गैप है। अगर हम एक चाणक्य को भी माने, जिसको बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वो हमेशा आसपास होता है, पीछे उनके पीछे वो काफी गलत नहीं, मोरलेस जितने भी है चाहे और दूसरों के मुकाबले वो बेहतर होता है। उसका भी अगर हम रिजल्ट के आसपास देखें तो आप पार्टी को 48-50 दिखा रहे हैं। अगर ये दिखा रहे हैं तो मैं ये मानता हूं कि ये कोई आसमान से उतरा हुआ वोट आपको नहीं मिला है, ये भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी जो आपस में खींचातान थी, किरण बेदी का आना था, जिस तरीके से नेताओं को बाप ने बेदखल किया, आप कृष्णा तीरथ को ले आए, आप शाजिया इल्मी को ले आए, आप बिन्नी को ले आए, आप उपाध्याय को ले आए, आपने अपने ट्रस्टेड लोगों पे यकीन नहीं किया, उनको नाराज किया, उनके लोगों को टिकटें नहीं दी, टिकट बांटने में जो घपला हुआ, टिकट बांटने में बहुत सारे लोगों ने पैसे का भी आरोप लगाया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जमीनी कार्यकर्ता नाराज था। तमाम सारी डिबेट्स हुई, बहुत सारे लोगों ने अननेसेसरली अरविंद केजरीवाल के ऊपर आरोप के अलावा बहुत निजी हमले किए, किसी ने मंकी कहा, किसी ने जोकर कहा, किसी ने नक्सल का। ये दिल्ली की जनता को थोड़ा, मैं समझता हूं, केजरीवाल ने अपने आप को उस पोजीशन में लाके रख लिया जिस पोजीशन में लोकसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी थे। हर आदमी नरेंद्र मोदी पे हमला कर रहा था, हर आदमी को नरेंद्र मोदी बुरा आदमी लगता था, उससे लोगों के प्रति एक सिंपैथी पैदा हुई, और उस सिंपैथी का फायदा मैं समझता हूं इस बार अरविंद केजरीवाल उठाने में बहुत कुछ हद तक कामयाब हो रहा है। मैं नहीं मानता कि आप पार्टी, मैं नहीं मानता कि मुसलमान, मैं नहीं मानता सिख, ये तमाम आप डिस्कशन की चीजें हैं कर लें, लेकिन मोटे तौर पर वो तमाम सारे लोग जो भारतीय जनता पार्टी को 8 महीने पहले इस देश के अंदर एक अश्वमेव का घोड़ा समझ रहे थे, नरेंद्र मोदी पहले आए, फिर किरण बेदी को ले आए, फिर किरण बेदी फ्लॉप होती हुई नजर आई, फिर मोदी को आप आगे लाए, इन तमाम चीजों से भारतीय जनता पार्टी की अंदर की, जिसको कह सकते हैं कि एक घबराहट भी सामने नजर आई, और लोगों को रहा कि एक आदमी के पीछे पूरी इतनी बड़ी पार्टी जिसका इतना बड़ा जनाधार है, उसमें 100 MP उतर रहे हैं, 20 मंत्री उतर रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, किरण बेदी कुछ कह रही है। तो जो पुराने नेता थे, चाहे वो विजेंद्र गुप्ता हो, चाहे विजय गोयल हो, चाहे LK अडवाणी हो, चाहे VK मल्होत्रा हो, या हर्षवर्धन हो, जगदीश मुखी हो, नंदकिशोर गंगवार, ये जो स्टालवर्ड थे, ये कहीं नजर नहीं आए,
किसी कैंपेन में नजर नहीं आए। और जो भी बातें कही जा रही थी बीजेपी की तरफ से, कोई अमेरिका में अपनी तारीफ बता रहा था, कोई पाकिस्तान को बंदूक की जगह गोली से जवाब दे रहा था, जो यहां के मुद्दे थे उस पर नहीं था, अपना कार्यकर्ता इनके साथ नहीं था। अगर आप पार्टी जीतेगी तो उसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता की नाराजगी और बड़े नेताओं की आपस की एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रतिस्पर्धा और गलत रणनीति, मैं ये मानता हूं। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं। हम चर्चा कर रहे हैं दिल्ली में किसकी बनेगी सरकार। जो एग्जिट पोल हैं, एग्जिट पोल तमाम बता रहे हैं कि दिल्ली में अब की बार केजरीवाल की सरकार। जो एग्जिट पोल के जो भी नतीजे हैं, लगभग तमाम एग्जिट पोल अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बना रहे हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार बना रहे हैं। और रिकॉर्ड मतदान दिल्ली में होने के बाद ये नतीजे एग्जिट पोल के आ रहे हैं। और अगर इन एग्जिट पोल के नतीजों को हम देखें मिथिलेश जी, तो आपको लगता है बिल्कुल सही साबित हो रहा है? नहीं, अभी तो देखिए एग्जिट पोल जो है कभी कभी गड़बड़ भी हो जाता है जी। अभी पूर्ण फाइनल कहा जाए तो ऐसा नहीं है। तमाम एग्जिट पोल अरविंद केजरीवाल की सरकार बना रहे हैं? नहीं नहीं, अभी देखिए, अभी मतलब है कहा जाए बढ़ घट भी सकता है इसमें। और सरकार की जहाँ तक अभी तक के जो दिया गया है आम आदमी पार्टी का, तो हम समझ रहे हैं कि कुछ हद तक के ठीक सा लग रहा है। कहे कि जो हमने पूरे दिल्ली का जो भ्रमण करके लोगों के जो वोटिंग का जो परसेंटेज देखा है, तो उससे लग रहा है कि कहीं कुछ सत्यता है, लेकिन अभी कुल क्लियर नहीं किया जा सकता है जी। दूसरी बात है कि आज अभी चर्चा हम लोग कर रहे थे कि वोट परसेंटेज आज जो मीडिया के द्वारा या जो आज महिलाएं जो बाहर निकल कर के आ रही हैं वोट देने के लिए, पहले कभी ऐसा नहीं देखा गया था कि इतनी मास लेवल पर, खास करके जिसकी 50% आबादी है, वो आबादी जो है आज कहीं न कहीं जागरूकता एक आई है महिलाओं में, जो वोटिंग के लिए लोग आ गए हैं जी। और भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ गिरने का कारण, अरे भाई देखिए ना, इनकी मंत्री कहते हैं राम ज्यादा और हराम ज्यादा, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अरे भाई 31% लोग राम ज्यादा हैं और 69% लोग हराम ज्यादा हैं। ये शब्दों का व्यवहार जी, ये भी एक बहुत बड़ा जो है हार का कारण बनेगा। और यही नहीं, और भी मंत्री लोग बोले हैं और भी लोग बोले हैं, इस तरीका का वक्तव्य देना हम समझते बड़ा ही अशोभनीय है। और इस तरीका का अगर हार होती है भारतीय जनता पार्टी का, तो उनका जो है एक उत्तराधिकारी इन लोग भी माने जाएंगे। चलिए उपेंद्र जी, बहुत कम समय रह गया है, बहुत कम क्या ये परिणाम इसको अभी माना जाए कि इसमें, क्योंकि लगभग परिणाम तमाम एग्जिट पोल के आ गए हैं और सब एवरेज जो है सरकार अरविंद केजरीवाल की बन रही है? अब देखिए, एग्जिट पोल के आधार पर तो मैं नहीं कुछ कहना चाहूँगा, क्योंकि एग्जिट पोल पर हमको विश्वास नहीं रहा है कभी जी। सही बात है कि ये सब जो एग्जिट पोल, प्री पोल वगैरह है, ये सिर्फ एक अटकलबाजी है एक तरह का। हमें पता नहीं लगता कि वास्तव में लोग सर्वे करवाते हैं या ऑफिस में बैठे बैठे कर लेते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जो हमने जो देखा जी, घूम करके देखा तो हमें लग रहा था कि लड़ाई दिल्ली में एक तरफा लड़ाई हो गई है जी। मतलब कि एक होता है ना कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में टक्कर, तो हमको टक्कर नहीं दिखलाई पड़ी कहीं। हमें लगा कि मामला एक तरफा आम आदमी पार्टी के पक्ष में जा रहा है जी। तो इसलिए आम आदमी पार्टी की सरकार बनने में तो हमको कोई संदेह नहीं है। और हो सकता है कि आम आदमी पार्टी की जीत बहुत ज़्यादा भारी हो, उतनी भारी हो जितनी कि ये लोग एग्जिट पोल प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं जी। धर्मानी जी, देखिए, मुझे लगता है कि हम अभी तक के जितने भी चुनाव के सर्वे हुए हैं या एग्जिट पोल हुए हैं, उनमें से एक आध कोई छोड़ दें तो सटीक कोई भी नहीं बैठा है जी। लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि सभी एक तरफा दिखा रहे हैं और जिस प्रकार का माहौल रहा है, तो
हो सकता है कि मामला बहुत नजदीकी हो और बहुत सारी सीटें जो हैं बहुत थिन मार्जिन से इधर उधर होने की संभावना। पुष्पेंद्र, देखिए, अब इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता कि एग्जिट पोल पे अगर आप चले जाएं तो उनको भी छोड़ दे, तो हम तमाम सारे लोगों का ये मानना रहा है कि भारतीय जनता पार्टी यहां पे अगर हम तमाम एग्जिट पोल को छोड़ भी दें और तो भी लगता है आपको कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो लड़ाई थी उसमें आम आदमी पार्टी के पक्ष में ज्यादा लोगों ने मतदान किया होगा, उनकी सरकार बन सकती है? देखिए, मैंने कहा कि आप एग्जिट पोल को बिल्कुल छोड़ दीजिए। एक पत्रकार की हैसियत में आप भी हैं, धर्मानी जी भी हैं, उपेंद्र जी भी हैं, और हम तमाम सारे लोग घूमते रहे और पिछले दिनों हम लोग इस बात को डिस्कस करते रहे कि भारतीय जनता पार्टी को किरण बेदी को लाने के बाद पार्टी में जो नाराजगी थी, आप तमाम सारे लोग भाजपा के बहुत से कार्यकर्ताओं से भी मिलते रहे, हम लोग भी मिलते रहे, तो जमीन पर लोगों को लगा कि आप अच्छा खासा चुनाव लड़ रहे थे, हर्षवर्धन आपके चेहरा थे, हर्षवर्धन को जब आप लाए थे तब उस वक्त जब आप पार्टी बहुत बेदाग थी तब आप वो 28 सीटों पर आपने रोक दिया था। तो इस वक्त जो है ये जो गिराव बढ़ा है, ये अननेसेसरी आप पार्टी पे हमला, और 8 महीने तक दिल्ली के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं दिखा कि केंद्र की सरकार बदल चुकी है, चाहे पुलिस का रवैया हो, चाहे महिलाओं की सुरक्षा का मामला हो, एमसीडी आपके पास थी उसमें कुछ नहीं मामला था, स्वच्छ भारत का इतना बड़ा अभियान चला, लेकिन दिल्ली का स्वच्छ करने का जो एमसीडी के पास था वो तो कुछ नहीं हुआ। बहुत कम शब्दों में पुष्पेंद्र, हमारे पास समय बिल्कुल खत्म होने को चला है कि क्या इससे अगर बीजेपी की हार होती है जो एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं, तो क्या इससे भारतीय जनता पार्टी के हार के रूप में देखा जाए, मोदी के खिलाफ रेफरेंडम के रूप में देखा जाए, या अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता उनको परखना चाहते हैं कि आपने जितने सारे वादे किए हैं कि आप करते हैं वो आप हमें करके दे, और जो मैं कहता हूं कि भाई लालचियों के शहर में ठग कभी भी भूखा नहीं मरता है, तो क्या वही ये लालच है जो अरविंद केजरीवाल ने दिखाए और इसके कारण उनको ज्यादा वोट मिल रहे हैं? नहीं, देखिए, दो चीजें हैं। अगर मान लें थोड़ी देर के लिए कि आप पार्टी जीतती है, सत्ता में आती है, तो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी रणनीतिकार थे, जिन्होंने भी ये राय दी थी कि कृष्णा तीरथ को ले लो, टिकट दे दो, किरण बेदी को ले लो, चीफ मिनिस्टर बना लो, उनकी हार है। उसमें अमित शाह भी शामिल है, उसमें अरुण जेटली भी शामिल है। और जो दूसरी बात आपने कही है कि अगर आप पार्टी जीतती है और केजरीवाल सत्ता में आते हैं, तो केजरीवाल के लिए आज से और उस दिन से, जिस दिन से वो शपथ लेंगे, उस दिन से उनकी गिनती का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो तमाम वादे जिनकी बातें उन्होंने कही और दुनिया से कहा कि साहब हमें समय नहीं मिला इसलिए हम चले गए, अब उनके पास 5 साल का समय होगा। अब अगर ये एग्जिट पोल सही होता है, वो उन सपनों को जमीन पर कैसे लाते हैं, बिल्कुल, ये उनके बिल्कुल। सामने चुनौती हो। चलिए मिथिलेश जी लास्ट, बिल्कुल बहुत कम शब्दों में 8 महीने बनाम, चलिए 8 महीने बनाम 49 दिन आप इसको देख रहे हैं। और दूसरी बात ये केजरीवाल की जीत होगी, नरेंद्र मोदी की हार होगी। जारी था अब तक के जो उनका जो वादा था, 8 महीने में लोगों ने देखा कि भाई अब 9 महीना में 9वां महीना घुस गया जी, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा बच्चा मतलब अगर विकास होना चाहिए जाता है, लेकिन सवाल उठता है इनकी कोई कार्यशैली आज तक हुई ही नहीं। चलिए, कोई जमीन पर उतरा ही नहीं, बिल्कुल, इसलिए जनता नकार रही है भाई, जनता नकार रही है, ये स्वीकार नहीं रही है। 2015 में वो कह रहे जनता नकार रही, 8 महीने में मोदी गवर्नमेंट ने कुछ किया नहीं, इसलिए देखा वो आप इसको, चलिए आप उनके अपनी बात कहिए। बहुत मैं अपनी बात कह रहा हूं, वो मेरे को लगता है कि अभी बिहार पर अपनी पार्टी को बचा लें वही बहुत है, लेकिन मुझे ये लगता है कि जो हालात हैं उसमें स्वाभाविक रूप से जो पुष्पेंद्र भाई ने बात कही है, मुझे लगता है कि ये जो एक रणनीति थी केजरीवाल पर सिंगल आउट होकर अटैक करना, वो कहीं ना कहीं वो वही स्थिति हुई जो नरेंद्र मोदी पे सब लोगों ने विरोध किया, नरेंद्र मोदी को फायदा हुआ। आपने ऑल आउट कहना मुश्किल है, लेकिन जो अगर एग्जिट पोल के नतीजों को देखें तो मेरा ये कहना है कि लेकिन अगर आप ये सारा का सारा सीन देखें तो इस सीन के अंदर जो बीजेपी कंफर्टेबल थी वो 15 दिन में, लास्ट के 15 दिन में जब इन्होंने किरण बेदी को लिया, उसके बाद एकदम तेजी से नीचे आई है, इसमें कोई शक नहीं। अगर हार होती है तो बीजेपी की रणनीति के फेल्यूर हो गए, रणनीति का असफलता होगी। उपेंद्र जी, अगर इसकी हार होती है और अरविंद केजरीवाल जीतते हैं तो ये बीजेपी की रणनीतिक हार होगी। देखिए, बीजेपी की रणनीति की तो हार होगी ही, लेकिन हमें लग रहा है जो वोट मिल रहा है केजरीवाल को पॉजिटिव वोट है। वो वोट नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं है,
बल्कि केजरीवाल के पक्ष में है और केजरीवाल से एक्सपेक्टेशंस जो उन्होंने कहा है कि ये बिजली फ्री, पानी फ्री, करप्शन फ्री, आपको 500 स्कूल, 900 स्वास्थ्य केंद्र, 20 डिग्री कॉलेज, उसमें करप्शन असली मुद्दा है। लोग चाहते हैं कि करप्शन फ्री हो दिल्ली, वो सबसे बड़ा मुद्दा। मैंने यहाँ करप्शन मुद्दा नहीं, करप्शन तो तमाम लोग दावा करते हैं, लेकिन जो बात वो कह रहे हैं डिलीवरी का, जो डिलीवरी की बात वो कह रहे हैं कि आपको हम नहीं, उन्होंने जो वो जो कह रहे हैं कि हम आपको ये सारी चीजें देंगे। तो ये जो एक लार्ज एस्पायरिंग मिडिल क्लास है, जिनको बिजली भी सस्ती चाहिए, जिनको पानी भी 20,000 लीटर मुफ्त मिलेगा, ये तमाम अट्रैक्शन। लेकिन उन्होंने 70 बातें कही है, लेकिन हमने जो घूम घूम कर पूछा लोगों से, लोग असली है कि करप्शन फ्री दिल्ली के लिए इनको वोट दे रहे हैं। ये करप्शन फ्री है या जो पुष्पेंद्र जो उनको चाहिए था, ये सारी चीजें फ्रीबीज। ये दिल्ली की जनता को पानी का जो फ्री में घूस देने की बात कही है, वाईफाई फ्री, और ये काम जो बिजली है कम कीमत में मिलेगी, इसकी जो रिश्वत दी है भारतीय जनता पार्टी है। चलिए बहुत कम समय, चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, धर्मानी जी, उपेंद्र जी, मिथिलेश जी, पुष्पेंद्र जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा समय खत्म हो गया, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।